दोस्तों, एक समय था जब भारत में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी घोटाले की खबर न्यूज में आती रहती थी। वैसे तो सारे घोटाले बड़े बड़े थे, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे बड़े घोटाले भी हुए जिनके बारे में सुनकर आम जनता भी हैरान रह गई। कई लोगों ने तो ये भी माना कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी रकम का घोटाला सुना है। घोटाले की रकम के बारे में जानकर अच्छे अच्छे मैथ्स के जानकार भी कैलकुलेटर लेकर ये जानने के लिए बैठ जाते थे कि इसमें कितने जीरो आएंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत में हुए अब तक के 10 सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है स्टैंप घोटाला। एक समय देश का यह सबसे बहुचर्चित स्कैम था। इस घोटाले का मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी ने नकली स्टैंप पेपर छपवाकर 350 लोगों के नेटवर्क के जरिए 16 राज्यों में फर्जी स्टैंप पेपर बेचने का धंधा किया। 1990 से 2001 तक तेलगी ने अलग अलग राज्यों में करीब 20,000 करोड़ रुपए के फर्जी स्टैंप पेपर बेच डाले। 2001 में उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि 2017 में तेलगी की मौत हो गई और 2019 में नासिक की एक कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेलगी समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया। दोस्तों, सन 2008 से 2013 के बीच में रेलवे में एक और घोटाला चल रहा था, लौह अयस्क का। इसमें रेलवे के कुछ अधिकारियों द्वारा लोहे की खरीद में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तौल में घोटाला किया गया। इसे अंजाम देने के लिए वेइंग मशीन में छेड़छाड़ की गई, जिससे वो लोहे का सही वजन न बता सके। इसके अलावा इन लौह अयस्क के डोमेस्टिक यूज पर रेलवे द्वारा सामान्य किराए का 1/3 ही चार्ज किया गया, जिससे इन 5 सालों में रेलवे को 29,236 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस घोटाले की अभी तक सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए हो सकता है कि इसमें और भी कुछ नई बात पता चले। दोस्तों, कर्नाटक के करवार के नजदीक है बेलेकरी पोर्ट। इसी से जुड़ा है भारत का 8वां सबसे बड़ा घोटाला। दरअसल इस पोर्ट से अवैध रूप से 3.5 मिलियन टन लौह अयस्क की तस्करी की गई। 2011 में इस घोटाले का पता चला। उस वक्त तस्करी किए गए लौह अयस्क की मार्केट वैल्यू करीब 35,000 करोड़ रुपए थी। हालांकि ऐसा फाइलों में लिखा गया है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि इस तस्करी से सरकार को करीब 60,000 करोड़ रुपए का चूना लगा था। क्योंकि इस खेल में बड़े बड़े नेता, ऑफिसर और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी, इसलिए तत्कालीन येदियुरप्पा सरकार ने कार्रवाई करने की खानापूर्ति करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह जहां आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। घोटालेबाजों ने इसे भी नहीं छोड़ा। शेयर मार्केट में सारा खेल शेयर्स के प्राइस का होता है, जो कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि किस शेयर का रेट बढ़ने वाला है और किसका गिरने वाला है, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ही दिनों में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस स्कैम में। शेयर मार्केट के कुछ खास ब्रोकर्स NSE के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से एक्सचेंज के सर्वर में सेंध लगाकर स्टॉक मार्केट खुलने से पहले ही किसी भी शेयर का रेट पता कर लेते थे, जिस कारण पूरे मार्केट में उनका एकाधिकार स्थापित हो गया था। 2010 से 2014 तक चले इस खेल में ब्रोकर्स ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की थी। इस पूरे खेल में सिर्फ NSE के अधिकारी ही नहीं, बल्कि कुछ नेता भी शामिल थे। 2014 में केंद्र में सरकार बदलने के बाद जनवरी 2015 में इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और इस घोटाले की जांच यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे P चिदम्बरम तक भी पहुंची थी और दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इस घोटाले की अभी भी सेबी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा जांच चल रही है। 2014 में ओडिशा में इंडस्ट्रियल लैंड मॉर्टगेज स्कैम ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हर राज्य सरकार अपने स्टेट में रोजगार पैदा करने के लिए कंपनियों को इनवाइट करती है और उन्हें करोड़ों के भाव में जमीन आवंटित करती है। करीब 52,423 करोड़ रुपए की इस घोटाले में ओडिशा की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी इडको ने कंपनियों को बैंक से कर्ज लेने के लिए ऐसी ही जमीन का NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया था। ओडिशा सरकार द्वारा गिफ्ट या लीज पर मिली जमीन का NOC मिलते ही कंपनियों ने इस जमीन को अपना बताते हुए इसका प्रयोग बैंकों से कर्ज लेने के तौर पर किया। 2014 में आई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इडको ने 106 कंपनियों को 46,732 एकड़ की जमीन का पोजीशन दे दिया, जबकि इडको के पास इस तरह की कोई पावर ही नहीं थी।
फिलहाल इस मामले में भी अभी तक जांच चल रही है। दोस्तों अगला बड़ा स्कैम भी भारत के गरीब राज्यों में से एक ओडिशा में ही हुआ है। 2010 में हुए इस घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। करीब एक दशक तक ओडिशा में अवैध माइनिंग का धंधा जोरों पर था। कई बड़ी कंपनियों, नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से कई माइनिंग कंपनियों ने 2000 से 2010 तक ओडिशा में 22.80 टन की लौह और मैग्नीज अयस्क की माइनिंग की और उसका उपयोग अपने फायदे के लिए किया, जिस कारण ओडिशा सरकार को करीब 59,203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले की जांच के लिए कमीशन भी बैठाई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद भी इस मामले में अभी तक ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों 2011 में सामने आए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया था, बल्कि विदेशों में भारत की इमेज भी खराब करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलमाडी पर इस गेम्स के आयोजन में खर्च की राशि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगा था। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुके इस आयोजन में उस वक्त पूरे से कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाडी और उनके सहयोगी ने बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की थी। पैसा उन लोगों को दिया गया जो असल में थे ही नहीं, यानी फेक कंपनी बनाकर उनसे तय कीमत से दोगुने में सामान की खरीद की गई। बाद में सुरेश कलमाडी को घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया गया और तब जाकर खुलासा हुआ कि इस गेम के आयोजन के दौरान करीब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। दोस्तों 2010 में सामने आए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उस वक्त देश का सबसे बड़ा घोटाला था। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2008 में 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई थी। कैग ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताया था कि स्पेक्ट्रम के आवंटन से मिले रुपए और नीलामी के लिए प्रस्तावित राशि के बीच का अंतर 1,76,000 करोड़ रुपए यानी 1.76 ट्रिलियन था। इस पूरे घोटाले में तत्कालीन यूपीए सरकार में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा, कनिमोझी और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर आरोप लगे थे, जिसमें से ए राजा और कनिमोझी को जेल भी जाना पड़ा था। इन दोनों पर आरोप था कि इन्होंने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपनी पसंदीदा कंपनियों को नए रेट की बजाय 2001 में तय किए गए रेट के आधार पर स्पेक्ट्रम दिए थे, जिससे सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि बाद में दूसरे अन्य घोटाले की तरह इस घोटाले के आरोपियों को भी कोर्ट ने 2017 में बरी कर दिया। दोस्तों 2010 में सामने आए 2G घोटाले के सदमे से लोग अभी उबरे भी नहीं थे कि 2 साल बाद 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार का एक नया घोटाला सामने आ गया, जो पहले वाले घोटाले से भी बड़ा था। इस स्कैम का भी खुलासा कैग ने ही किया था। अपने ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने बताया कि 2004 से 2009 तक तत्कालीन यूपीए सरकार ने देश के कोल ब्लॉक्स को अवैध रूप से बिना किसी बोली प्रक्रिया के ही अपनी पसंदीदा कंपनियों को तय रेट से कम कीमत पर दिया था, जिस कारण देश के सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ रुपए यानी 1.86 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हुआ था। दोस्तों यह देश का पहला ऐसा घोटाला था जिसमें कैग ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई थी। इस स्कैम में कई सारे नेताओं, अधिकारियों और कंपनियों के नाम सामने आए थे, लेकिन सजा सिर्फ छोटे स्तर के अधिकारियों को ही मिल सकी। अभी भी कई बड़े नेता अपने पॉलिटिकल रसूख के कारण सजा से बचे हुए हैं। दोस्तों सभी स्कैम्स को पछाड़ते हुए कर्नाटक का वक्फ बोर्ड घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बन चुका है। 2012 में कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनवर मणिपद्दी ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए बताया था कि सन 2000 से 2011 के बीच में कई बड़े राजनेताओं के साथ ही कई वक्फ बोर्ड के सदस्य, वक्फ अधिकारी, दलाल तथा भूमि माफिया ने मिलकर वक्फ बोर्ड की 22,000 संपत्तियों पर कब्जा करके उसे निजी लोगों और संस्थानों को बेच दिया था, जिसमें वक्फ बोर्ड की 27,000 एकड़ की जमीन भी शामिल थी। इसमें कर्नाटक सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी 2 ट्रिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस मामले में भी अभी जांच जारी है। तो दोस्तों आपकी नजर में इस वक्त देश का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।